नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग सेट थियरी पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला जो आ रहा है ये एक तरह से सीरीज आएगा, मतलब वी विल कवर ऑल द चैप्टर। पहला हम लोग सेट थियरी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल बी टेकिंग गुड क्वेश्चंस, मतलब जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस चैप्टर में लेते रहेंगे। मतलब वंस यू विल बी एबल टू कवर दिस लेक्चर, तो उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इट विल बी मोर देन एनफ फॉर जेई एडवांस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट थियरी। सेट थियरी में सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, दो तीन वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो कलेक्शन, दूसरा वेल डिफाइंड और तीसरा डिस्टिंक्ट। तो जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। तो सेट इज कलेक्शन, और दूसरा वेल डिफाइंड, और तीसरा डिस्टिंक्ट। ये तीन वर्ड बहुत मैटर करते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, किस कलेक्शन को सेट कहेंगे? जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है और उसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, तभी उस कलेक्शन को सेट कहेंगे। अदरवाइज उस कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सेट समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से मैंने अभी बोला किसी भी कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। वो कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो लेट्स से कि मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे, जिस भी, क्या या तो 11th में हो गए, 12th में हो गए, या फिर ड्रॉपर हो गए, या फिर 10th वाले लास्ट वाले हो गए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, एमपीसी का मतलब मुंशी प्रेमचंद। और चौथा एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ग्रुप ऑफ, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टीचिंग इन योर स्कूल। ठीक है, ऐसे ही रैंडम मैंने कुछ ले लिया है। ठीक है, एक और ले लो, ग्रुप ऑफ, ग्रुप भी कलेक्शन ही है, ग्रुप ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने 5 एग्जांपल्स उठाए हैं। तो पांचों एग्जांपल्स में देखना है कि कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। तो पहली बात तो ये कलेक्शन है, पहला वर्ड तो टिक कर गया। ठीक है, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? तो डेफिनेटली वेल डिफाइंड है। तुम्हारे क्लास में या तो 40 बच्चे होंगे, या तो 30 बच्चे होंगे, या तो 25 होंगे। एक फिक्स्ड नंबर होगा, राइट? और वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे, राइट? तो ये सेट के तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लिया हूँ, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये टॉप 5 बैट्समैन वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे लिए जो 5 बैट्समैन होंगे, ठीक है, वो अलग हो सकते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है बंदा, उसके लिए 5 उसके फेवरेट बैट्समैन अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉप बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड मतलब ऑल टाइम बोला जा रहा है। तो किसी के लिए सचिन हो सकता है, किसी के लिए विवियन रिचर्ड्स हो सकता है, किसी के लिए कोहली हो सकता है, किसी के लिए स्मिथ हो सकता है, किसी के लिए रूट हो सकता है। ठीक है, सो दिस कलेक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब टॉप 5 बैट्समैन किस मायने में? नंबर ऑफ रन्स, ठीक है, स्ट्राइक रेट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन सारे लोगों के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। इसीलिए ये सेट नहीं होगा।
तो कहने का मतलब जो कलेक्शन होना चाहिए वो मेरे हिसाब से या तुम्हारे हिसाब से सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि राम के हिसाब से एक कलेक्शन मिला है, श्याम के हिसाब से एक कलेक्शन मिला है, दोनों कलेक्शन अलग अलग है, तो फिर वो सेट नहीं होगा। सेट का मतलब कि किसी के भी हिसाब से एक ही कलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। लेट्स से इन्होंने 10 बुक लिखा है, तो मेरे लिए भी वो 10 बुक होंगी, तुम्हारे लिए भी 10 बुक होंगी, और किसी और पर्सन के लिए भी वही 10 बुक होंगी, राइट। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, इसलिए ये सेट हो जाएगा। सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टीचिंग इन योर स्कूल, तो फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, 10 12 15 16 20, जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो सभी के लिए वही टीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। ग्रुप ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड है। लेकिन मैं अगला अगर एक एग्जांपल ऐड ऑन कर लूँ इसमें, कि ग्रुप ऑफ फेवरेट राइटर्स इन इंडिया, ठीक है, या फिर कलेक्शन ऑफ फेवरेट राइटर्स इन इंडिया, तो अगेन ये डिपेंड करेगा इंटरेस्ट के ऊपर कि उसको कौन सा राइटर पसंद आ रहा है। ठीक है, किसी को फिक्शन वाले स्टोरीज पसंद आएंगे, किसी को नॉन फिक्शन वाले स्टोरी पसंद आएंगे, किसी को हॉरर वाले बुक, हॉरर वाले स्टोरी अच्छे लगते होंगे, ठीक है, किसी को रोमांटिक स्टोरी अच्छे लगते होंगे। तो अकॉर्डिंगली उनके राइटर्स, उनके इंटरेस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, सो दिस कलेक्शन इज अगेन नॉट वेल डिफाइंड, तो भी ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो आई गेस आई हैव एक्सप्लेन मोर देन एनफ कि सेट क्या होता है। ठीक, सो विल मूव ऑन। सो दिस इज सेट, मतलब हमारा टारगेट है कि सेट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है, कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ओके। अब दो तीन चीजें जान लेते हैं इस बात से कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड सो। सिमिलरली एलिमेंट्स of set are represented by small letter। ठीक है, एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एटसेट्रा। ठीक है, तो सेट्स को नॉर्मली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या होगा कि लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी चेंज द पेन। ओके, एग्जांपल मैंने लिया कि सेट ऑफ vowels in English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इस सेट को लेट से मैंने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब देखो एक दो चीज़ और चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो हो गया कि सेट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। फिर सेट्स विल बी, ठीक है, एक और इसमें और चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट विल बी enclosed enclosed in curly bracket। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर देखा होगा तुमने ये वाला ब्रैकेट, इसी ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट विल बी enclosed इन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स will be separated by commas।
बाई कॉमास। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट्स पता है तब कर सकते हैं, अगर एलिमेंट्स नहीं पता है फिर तो हम लोग बताएंगे कि सेट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ तो मैं कहूँगा कि इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ये तो तब रहेगा जब एलिमेंट्स हमें पता रहेगा। फिलहाल तो ये अभी एक बात, बस दो बात ध्यान रखो कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, स्मॉल लेटर से। ठीक है, अगर एलिमेंट्स पता है, और फिर मैंने बाकी जो दो पॉइंट लिखा था वो भी ठीक है कि अगर एलिमेंट्स पता है तो उनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो लिखने का, सेट को लिखने का तरीका क्या है, मेथड्स टू राइट सेट। ठीक है, तो मेथड्स टू राइट सेट। अब दो तरीके से सेट को लिखते हैं। ठीक है, एक रोस्टर रोस्टर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि whoever is watching this video, ठीक है, दे आर हैविंग पेन कॉपी। ठीक है, पैरेलली जैसे मैं लिखता चला जा रहा हूँ आप लोग भी अपने नोट्स में लिखते चले जाओ, ताकि आप लोग का नोट्स बन के आ जाए। मैं बता रहा हूँ ये नोट्स बहुत काम करेंगे। ठीक है, आगे के लिए तुम लोग के लिए यही ब्रह्मास्त्र रहेगा, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैरेलली लिखते रहना, वंस एक बार ये लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद उस नोट्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके। तो मेथड्स टू राइट सेट, दो तरीके से हम लोग सेट को लिखेंगे, पहला तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला देखो रोस्टर फॉर्म में क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा था ना वो एक्चुअली रोस्टर फॉर्म था कि इन दिस मेथड, लिखते चले जाओ, इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by commas, separated by commas, and enclosing them in curly brackets। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर लिया था वॉयल का एग्जाम, A E I O U। ठीक है, या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, एग्जाम्पल मैंने मान लो लेट से दूसरा ले लिया, दूसरा ले लिया कि राइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर, विच आर लेस देन 10, विच आर लेस देन 10। तो ऐसे सारे नेचुरल नंबर को लिखना है जो 10 से कम हो। इस सेट को हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया आई। अब इस सेट में कौन से नंबर आएंगे, जो नेचुरल नंबर 10 से छोटे होंगे, तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 से छोटे, 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो था रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेता हूँ। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इसी को स्पेस बना दिया जाए। ओके, चल दूसरा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल और प्रोपोजिशन which gives us all the element of the set। तो मैं लिख रहा हूँ we write down property, rule और proposition
which gives us all the elements of the set, elements of the set। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि मैंने ऐसे लिख दिया, ए कंटेन्स ऑल द एक्स, डबल डॉट का मतलब सच दैट, जो भी प्रॉपर्टी डिफाइंड है। ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे, दिस सेट कंटेन्स ऑल दोज एक्स, और डबल डॉट का मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सच दैट, सच दैट जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन होगा। अब एग्जांपल के लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x इज इक्वल टू बोल दिया गया 2 है। ठीक है, नीचे वाले को ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या कह रहा है, तुम लोग ध्यान से समझना। कह रहा है कि a सेट a कंटेन्स ऑल दोज x सच दैट वो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और वो 2 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो अब इस सेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल में आता है तो वो कौन से नंबर है, वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर होंगे, सारे इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे इस केस में, राइट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a कंटेन्स ऑल दोज एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे, x 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके सारे नंबर आ जाएंगे। मतलब इस सेट में कौन कौन से नंबर होंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म्स में डायरेक्ट एलिमेंट को लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, अभी सेट का डेफिनेशन बता दिया, फिर सेट को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, कितने तरीके से लिखा जाता है। अब हम लोग कुछ इस पे एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स उठाए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। इसमें कह रहा है कि x, ये भी डबल डॉट ही है, डबल लाइन, x इस सेट a कंटेन्स x सच दैट x is positive integer less than 10 and 2 power x minus 1 is an odd number। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 लेना है, एंड वो एंड भी कह रहा है, और क्या होना चाहिए, और वो जो नंबर होना चाहिए ये ऑड नंबर होना चाहिए, 2 पावर x माइनस 1। अच्छा, 2 पावर x कैसा नंबर होगा, जहाँ पे x ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर है, इवन नंबर होगा। तुम लोग करके देख लो, जैसे 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहा है। ये 2 पावर x कैसे नंबर आएंगे, ये एक इवन नंबर आएगा, और इसमें से एक घटा दोगे तो 2 पावर x माइनस 1, इवन में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से छोटे हैं और क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, फिर 3, 5, 7, 9, यही सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि ये सेट लिखने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड वाला में देखो, कह रहा है कि C कंटेन्स x सच दैट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे सारे x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, पहले तो x का वैल्यू निकालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन लोगे तो x प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लोगे तो यहाँ भी x प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो दो फैक्टर मिल गए, एक तो x माइनस 1 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू माइनस 8, और इसको 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि
वो सारे x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे दो ही x है, x इक्वल टू 1 एंड माइनस है। इसका मतलब कि सी सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा, माइनस है। ये हम लोग क्या किए, हम लोग दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। एक तो ये देख रहे हो और एक ये देख रहे हो, ठीक है। अब आगे आते हैं इसमें, ठीक है। कह रहा है कि अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लेट x इज इक्वल टू, हमारे पास सेट है x 1 2 3 4 5 6, और इसमें कह रहा है इफ n रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ द x, ठीक है, एक्सप्रेस दिस फॉलोइंग एज दिस। तो कह रहा है कि n बिलोंग्स टू x बट 2n डज नॉट बिलोंग्स टू x, ठीक है। ओके, कह रहा है कि n x में होना चाहिए लेकिन 2n x में नहीं होना चाहिए, ऐसे सारे नंबर लेने चाहिए, ठीक है। चलो, हमको क्या करना है, सेट लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, तो 1 x में है ना, तो क्या 2 x में नहीं है, 2 भी x में है, तो इस एलिमेंट को नहीं लेंगे क्योंकि 2 x में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 x में है तो इसीलिए इस एलिमेंट को नहीं लेंगे। फिर 2 लो, 2 x में है, हाँ है, क्या 2, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 4 भी x में है, 4 भी x में है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 3 देखो, 3 x में है, हाँ है, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 2n लेना है, तो क्या 6 भी x में है, हाँ है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। और 4, क्या 4 x में है, हाँ है, 4 2 ज़ा 8, 8 x में नहीं है, नहीं है, तो इसको हम लोग ले लेंगे, ये सही होगा क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर देखो 5 x में है, हाँ है, 10 x में नहीं है, तो ये भी हम लोग ले लेंगे। सिमिलरली 6 x में है, हाँ है, और 12 x में नहीं है, तो ये भी ले लेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तीन एलिमेंट है, 4 5 6। तो हमारा जो सेट का एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट ए, ये क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड 2n बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू x। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो 4 आएगा, एक 5 आएगा और एक 6 आएगा, यही तीन एलिमेंट आएंगे और कोई तो आएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि दूसरे सेट में हमको ऐसे, ठीक है, दूसरे में ऐसे एलिमेंट लेने हैं सच दैट n प्लस 5 8 हो, ठीक है। तो n का तो एक ही पॉसिबल वैल्यू, n प्लस 5 8 कब होगा, जब n क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो एक ही इस सेट में तो एक ही एलिमेंट होगा, दैट विल बी 3, और कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, है कि नहीं, ठीक है। और कह रहा है कि तीसरे सेट में ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जो 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, तो तुम लोग देखोगे 5 और 6, तो इस सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएगा, दैट विल बी 5 एंड 6, ठीक है। चलो, तीसरे क्वेश्चन पे अब देखो, तुम लोग अपना अच्छे से सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो बताना है ट्रू और फॉल्स। तो कह रहा है 37 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, कह रहा है x हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स। तो कह रहा है कि इस सेट में जो x है, पहला जो हमारे पास x है उसमें दो ही पॉजिटिव फैक्टर होंगे, तो क्या 37 इसमें लाई करेगा, 37 के कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 37, और दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो दो ही फैक्टर होगा, 1 एंड इट, तो दो ही पॉजिटिव फैक्टर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 37 तो दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि 37 उस सेट में होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है 37 सेट में नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। समझ गए इस बात, ठीक है। सेकंड वाला देखो, कह रहा है 28 बिलोंग्स टू दिस सेट वाई सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई इज 2y। लेट मी चेक द क्वेश्चन, हाँ, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ द वाई इज 2y, अच्छा ठीक है। तो 28 के सारे पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, ठीक है, फिर 14 होगा, फिर 28 होगा, ठीक है। तो कह रहा है सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई,
तो इस केस में y का वैल्यू कितना है, 28 है। अब इनका सम जोड़ते हैं, 28 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, तो ये तो 28 और 28 कितना आ गया, 56 आ गया। तो सही बात है। और 56 तो 2 इंटू 28 लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई। तो ये सही बात है कि जो हमारा y था 28, इसके जो भी फैक्टर्स थे इन सब का सम कितना आया, 56। और 56 को हम 2 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो जो भी वो बोल रहा है वो तो सही बोल रहा है, इसका मतलब कि 28 इस सेट में आएगा। ठीक है, 28 इस सेट में आएगा। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 747 इज अ मल्टीपल ऑफ 37। तो कह रहा है कि क्या 747 37 के मल्टीपल में आता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 37 को डिवाइड करते हैं 7747 से। ठीक है, तो 37 इंटू 2 कितना होता है, 74। तो ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 4, तो ये तो 0 टाइम्स जाएगा, और ये 7। तो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेट्स मी चेक। हाँ, आई गेस जा रहा है 9 टाइम्स में। नहीं नहीं, ओके, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना रिमाइंडर आ जा रहा है, 14। तो ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल तो तब होता है जब रिमाइंडर 0 आता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, और ये ट्रू हो गया। इस केस में हम लोग को 2 फॉल्स और एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट्स से अगले लेक्चर में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो इस लेक्चर को फॉलो करें। ठीक है, डेली लेक्चर्स आएंगे, डेली क्वेश्चंस भी धीरे धीरे मैं होमवर्क के टाइप की तरह दे दूंगा। ठीक है, तो अगर लेक्चर समझ में आया तो डेफिनेटली यू शुड लाइक द वीडियो। ठीक है, एंड डेफिनेटली शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।